जब हम एल्केन का कंबशन करते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हेलोजिनेशन के बाद की प्रॉपर्टी है। एल्केन का कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। क्या होता है कंबशन रिएक्शन? कोई सा भी कंबशन किसी चीज का करने का मतलब है हम उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करते हैं। कोई भी मटेरियल है, अगर मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेकर कंबाइन कर देता हूं ऑक्सीजन को और उस एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना देता हूं, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये कंबशन है और ये कंप्लीटली रिएक्शन हो जाता है। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं, तो ये होगा CnH2n+2। ये हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट हैं हाइड्रोकार्बन में। जब मैं इसका कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन का ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब मैं रिएक्शन करूंगा इसका ऑक्सीजन से एक्सेसिव से, तो कार्बन का तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है? वाटर होता है, H2O होता है। H2O एंड CO2, ये दो चीजें बन जाएंगी। जब भी कभी हम हाइड्रोकार्बन का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है एक। और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट करता है। जब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा तो ये मटेरियल यानी हाइड्रोकार्बन यूज किए जा सकते हैं। किस तरह से ये यूज किए जा सकते हैं? एज फ्यूल। फ्यूल हम उन कंपाउंड को कहते हैं जो बर्न करने पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन है, पेंटेन है, आइसोपेंटेन, जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें भी पेंटेन आइसोपेंटेन होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ये भी फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम है, गैसोलीन जैसे, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल भी जो होता है वो फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है। डीजल है, डीजल भी हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये सब फ्यूल की तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये बर्न करने पर, कंबशन करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट होता है। तो जैसे हमने मीथेन लिया, CH4O2 से रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड H2O फॉर्मेशन हुई। H2O लिक्विड, ये L लिखा है, लिक्विड इसकी स्टेट दी गई है, गैस हो गया ये। -890 किलो जूल पर मोल आ गया। -890 किलो जूल पर मोल जो हो जाता है हमारे पास, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर लिबरेट हुआ तो ये फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होगा। ये तो लेकिन मीथेन के लिए है। अगर मीथेन में एक कार्बन है यहां, तो एक कार्बन का ऑक्साइड यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर मैं यहां CN लेता, N ले लेता हूं, तो हाइड्रोजन 2n+2 हो जाएगा। जैसे ये किया मैंने नीचे वाले केस में, CnH2n+2 किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड N ही होंगे। कितने वाटर बनेंगे? N+1। कितने ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे? O2। 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, इतने O2 लेने पड़ेंगे। जैसे हमने ये किया ना, 2O2 लिया, ये 2 यहां तो नंबर है, नंबर ये इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने n के टर्म्स में नहीं लिखी इक्वेशन। लेकिन अगर ये इक्वेशन n के टर्म्स में हम लिख देते हैं, CnH2n+2, मान लो मैंने 4 लिख दिया, तो फिर 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 5 वाटर मॉलिक्यूल, N+1, क्योंकि ये 4 है तो N+1 यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि N यहां पर 4 लिया मैंने, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 +1 डिवाइडेड बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी उतने O2 इस्तेमाल होंगे। तो ये एक इक्वेशन से बैलेंस करना आसान रहता है। ये जनरल हाइड्रोकार्बन के लिए है। हाइड्रोकार्बन भी सारे नहीं, एल्केन, क्योंकि CnH2n+2 मैंने यहां पर इसको सिलेक्ट किया। एल्केन के लिए ये एक बैलेंसिंग की इक्वेशन, कई बार बैलेंस करने के लिए देते हैं, ये पूछ लेते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, या हेक्सेन के साथ कितने ऑक्सीजन मोल, कितने मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होंगे। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन की जरूरत पड़ रही होती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिबरेट करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एल्केन फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है। एल्केन का इस्तेमाल फ्यूल की तरह से किया जाता है। तो एक बात ये अच्छी तरह से कर लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसी में फ्यूल थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इनको, मीथेन को।
मीथेन जो होता है वो इंडस्ट्रीज में बड़े फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है। क्या होता है इंडस्ट्रीज में, जो गैसेस होती हैं वो किसी पाइप के जरिए बर्निंग के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उस गैस में हम कुछ दूसरे मटेरियल भी, दूसरे गैसेस भी मिक्स कर लेते हैं, तो नाम चेंज हो जाते हैं। कई बार हम उसे वाटर गैस कहते हैं, कई बार हम उसे प्रोड्यूसर गैस बोल रहे होते हैं। तो अलग अलग इन गैस के नाम जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या नाइट्रोजन भी कई बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल फ्यूल कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल का मतलब जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें हम जो बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, बॉयलर इस्तेमाल करने का मतलब ये हो गया, वाटर मान लो बॉयल करना है, बहुत बड़े टैंक में वाटर बॉयल करना है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड है, तो हम छोटे मोटे किसी फ्यूल से काम नहीं चला सकते, तो इंडस्ट्रियल फ्यूल की जरूरत पड़ रही होती है। तो ये जो हमारे पास एल्केन है, ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कारण क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन क्यों इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह से यूज होता है, क्योंकि इसका हीट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच, ये जो किया, ये सी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। हीट ऑफ कंबशन, कंबशन करने में जो हीट इवॉल्व हो रही है, जब मीथेन के लिए इतनी हो रही है, तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के लिए तो और ज्यादा होगी। तो ये इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एक ये रिएक्शन हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन पर। एरोमेटाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम एल्केन से ऐसा कोई कंपाउंड बनाते हैं जो एरोमेटिक हो। जब भी वर्ड एरोमेटिक आता है तो आपके दिमाग में बेंजीन आना चाहिए, अभी जब तक बहुत लंबी ज्यादा डिटेल आप तब तक नहीं करते, जब तक बेंजीन तो हमेशा एरोमेटिक होता है। हाइड्रोकार्बन का एक बड़ा एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड का भी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं हम, जिसमें बेंजीन ग्रुप जरूर प्रेजेंट है। ये ऐसे जैसे मैंने लिखा C6H6 है, C6H6 बेंजीन है। किसी एल्केन से, एल्केन तो ओपन चेन होते हैं, साइक्लिक नहीं होते, एल्केन लिया मैंने, उस एल्केन से बेंजीन बनाने का प्रोसेस एरोमेटाइजेशन कहलाता है। एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनने का प्रोसेस। तो अब आप सोचो, C6H6 कम से कम जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं न्यूट्रल, उसमें कम से कम 6 कार्बन तो होंगे, तो एल्केन में 6 कार्बन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मिथेन से थोड़ी बन जाएगा, मिथेन में तो एक ही कार्बन होता है। इथेन से थोड़ा ही बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमें अगर एल्केन लेना है तो कम से कम हमें हेक्सेन से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन हम करते हैं, हेक्सेन लेते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है इसका। एक स्पेशल टाइप का हम सेटअप लेते हैं, ट्यूब होती है, उस ट्यूब में हम कैटलिस्ट रखते हैं, एल्यूमिना Al2O3, क्रोमियम का ऑक्साइड यूज करते हैं कैटलिस्ट। यहां से इस साइड से हम एल्केन पास करते हैं। कौन सा एल्केन, हेक्सेन पास करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर इस ट्यूब का रखा जाता है। हाई टेम्परेचर होने पर ये जो एल्केन हेक्सेन लिया हमने, इस कैटलिस्ट से रिएक्शन करके एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है, जो कि है बेंजीन। बेंजीन बन करके यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर वो इंडस्ट्रियल सारी चीजें हैं, कंडेंस किया जाता है, उसको कंडेंस करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, लो टेम्परेचर पर बेंजीन जो होता है वो लिक्विड की तरह से एग्जिस्ट करता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर, जो रिएक्शन वाला टेम्परेचर है उस पर तो ये गैस होते हैं। तो एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या है, एन एल्केन, एन एल्केन का मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। हेक्सेन जो मैंने बोला उसमें सारे कार्बन एक लाइन से सीधे लगे हों, एन हेक्सेन हो, हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स, 6 कार्बन से शुरुआत होगी। 5 कार्बन वाले कंपाउंड में ये रिएक्शन एरोमेटाइजेशन नहीं होगा, 3 में, 2 में नहीं होगा रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन की शुरुआत होती है 6 कार्बन से। हाँ, 6 से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे टॉलिन होता है, टॉलिन में 7 कार्बन एटम होते हैं। हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन, काफी ज्यादा है ये, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जो ट्यूब मैंने बताई अभी, इस ट्यूब को क्लोज करके हाई प्रेशर पर रखते हैं, देखो 10 से लेकर के 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
यानी हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन किया गया है। इतने ज्यादा प्रेशर पर जब ये रिएक्शन किया गया तो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में। और कैटलिस्ट जो हम इसमें ट्यूब में रखते हैं जो हेक्सेन से रिएक्शन करता है वो होता है वेनेडियम। वेनेडियम एक एलिमेंट है, आपने पढ़ रखा है। कैल्शियम के बाद जो आते हैं एलिमेंट, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये सब कैल्शियम के बाद के एलिमेंट है। 21, 22, 23 नंबर जो एटॉमिक नंबर है। मॉलिब्डेनम यूज कर सकते हैं हम, क्रोमियम यूज कर सकते हैं। सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। एल्यूमिना एक होता है Al2O3। Al2O3 के साथ मिक्स करते हैं वेनेडियम, मॉलिब्डेनम या क्रोमियम। डिहाइड्रोजिनेटेड कर देता है ये से। डी बताया था आपको, मतलब हटा दिया कुछ। क्या हटाया? हाइड्रोजन। -H2 कर दिया। -H2 करने पर जो बचेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी बेंजीन की। देखो कैसे होगा रिएक्शन। ये मैं हेक्सेन लिख रहा हूं, CH3। CH3 लिखा जा सकता है CH2H, CH2, 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 CH2H। किनारे पर तो CH3 होगा, ये लिख दिया मैंने, हेक्सेन है ये। CH3, CH2, 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 CH3। जब इसको बहुत एक स्पेशल एनवायरनमेंट में हीट किया जाता है, इन सब को, रिएजेंट को, इन सब कैटलिस्ट को यूज करके, Al2O3 साथ में वेनेडियम लिया। वेनेडियम का ऑक्साइड भी लिया जाता है, कई बार वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी लिया जाता है। तो हाइड्रोजन माइनस होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब H2 रिमूव हो जाता है इससे। और जब इससे H2 रिमूव होता है, ये H2 हटकर H2 हो गया माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे। पहले स्टेप में, वन स्टेप में बनेगा, स्टेप 1 में साइक्लिक। साइक्लिक बनने का मतलब क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन जनरेट हुआ, ये बन गया CH2। ये एक H तो निकल गया, ये CH2 बचा। जुड़ा क्या इससे? CH2, यहां ये H तो निकल गया, -H2 कर दिया, यानी डिहाइड्रोजनेशन कर दिया। ये CH2, 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 CH2। ये अभी बेंजीन नहीं है, अभी एरोमेटाइजेशन नहीं हुआ। ये पहले वाला प्रोसेस तो है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब है रिंग बनना। ये ओपन चेन कंपाउंड था, ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन बना। दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट बेंजीन। अब क्या करेंगे हम? दोबारा से ये सेम एनवायरनमेंट, Al2O3। जब हम इसको Al2O3 के साथ हीट करते हैं, वेनेडियम या फिर हम क्रोमियम लेकर, वेनेडियम या क्रोमियम के ऑक्साइड लेकर, Cr2O3, या वेनेडियम का ऑक्साइड लिया, वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड लिया, तो क्या किया जाएगा? फिर इससे हाइड्रोजन हटेंगे। ये 2 हाइड्रोजन यहां से माइनस करोगे, 2 हाइड्रोजन यहां से माइनस करोगे, 2 हाइड्रोजन यहां से माइनस करोगे, CH, ये हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड CH, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, यानी -H2 तो यहां से हो गया। फिर ये CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ये जो मॉलिक्यूल मिला, ये मिला बेंजीन। तो इसमें कुछ आपके करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिज्म के जरिए हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको जो सीखना है, बस ये सीखना है कि हमने प्रोसेस क्या किया। हमने किया डिहाइड्रोजिनेशन, 1 मोल हाइड्रोजन यहां पर माइनस किया है। अगर आप इसे केयरफुली देखते हो तो हमने 1 मोल हाइड्रोजन तो ये माइनस किया। यहां से यहां तक इस प्रोसेस में मैंने 3 मोल हाइड्रोजन माइनस किए, 3H2। एक H2 यहां से माइनस किया, HH, H2 माइनस, एक H2 यहां से माइनस किया, एक H2 यहां से माइनस किया। तो ओवरऑल ये प्रोसेस डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्यों है? क्योंकि N हेक्सेन से 4 मोल H2 माइनस करके हमने एरोमेटिक कंपाउंड एक बनाया जिसका नाम है बेंजीन।
एरोमेटाइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है। आपका 11th क्लास में ये आ जाता है, रिएक्शन इस टाइप के रिएक्शन दे दिए जाते हैं। और एल्केन में तो वैसे भी गिने चुने ही रिएक्शन है, तो इनके आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन किया है ये याद रखना पड़ेगा, और आपसे जो रिएक्शन पूछा जाएगा फिर आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नाम इसका रिएक्शन का एरोमेटाइजेशन बोला जाएगा इसको। अगर हम इसका जो मैंने अभी बताई दिया आपको, ये रिएक्शन देखते हैं तो ये रिएक्शन होगा। मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दिया कि पहले स्टेप में फॉर्मेशन हुई साइक्लोहेक्सेन की, एक H2 माइनस होकर, -1H2 होकर, फिर दूसरे स्टेप में हमने -3H2 किए, -3H2 करके ये H एंड H यहां से माइनस करके दोनों डबल बॉन्ड इधर बनाया, डबल बॉन्ड यहां 2H माइनस किए और 2H यहां से माइनस किए, दैट मीन्स 3H2 माइनस किया तो बेंजीन बना। बेंजीन को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स हैं ये, इसलिए हम इसके बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। हमने अभी पढ़ा था या तो क्रोमियम का ऑक्साइड यूज किया जाए, या वेनेडियम का ऑक्साइड यूज किया जाए, या मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड यूज किया जाए। इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे, एंड प्रेशर हम यूज करेंगे 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस पर जाकर के ये रिएक्शन किया जाना चाहिए। तो आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन आपको पता चल गया होगा। अब स्टीम के साथ रिएक्शन की बात है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, डिफाइन एरोमेटाइजेशन, what reagent is used in aromatization, write the reaction in which we convert an hexane into benzene। ये बात एक ही है, अलग अलग लैंग्वेज हम बोल करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बस, लेकिन बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही रहेगा। एरोमेटाइजेशन और दूसरे हायर हाइड्रोकार्बन का भी कर सकते हैं, हेप्टेन से भी कर सकते हैं, हम ऑक्टेन से भी कर सकते हैं, लेकिन पेंटेन से नहीं कर सकते क्योंकि 5 कार्बन रह गए, बेंजीन में कम से कम 6 कार्बन तो रिक्वायर्ड है। स्टीम के साथ अगर रिएक्शन किया जाए सॉरी, स्टीम के साथ अगर रिएक्शन किया जाए, स्टीम वाटर को हाई टेम्परेचर पर जब हम करते हैं तो गैस बन जाता है ये, तो गैसियस स्टेट में जब ये है तो इसे स्टीम बोला जा रहा है। तो मीथेन रिएक्शन करता है स्टीम के साथ, देखो टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा है, 1273 केल्विन, 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। इंडस्ट्रीज में ही किया जा सकता है इतना टेम्परेचर, हमारे जो बर्नर होते हैं गैस के बर्नर, इन पे इतना टेम्परेचर नहीं आता है। इन पे 200 300 बहुत हाई फ्लेम रखेंगे तो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं आता है बर्नर पर। तो इंडस्ट्रियली इतना ज्यादा टेम्परेचर किया जाता है, 500 600 पर चीजें जो हैं पूरी तरह से कंबस्ट होने लगती हैं। लेकिन मीथेन को जब स्टीम से यानी वाटर से इतने टेम्परेचर पर, तो वेपर रहेगा, स्टीम रहेगा। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी थोड़ी देर पहले हम फ्यूल की बात कर रहे थे, जैसे मीथेन खुद फ्यूल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत अच्छा फ्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा फ्यूल है जो रिडक्शन भी करता है, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब कर लेता है कहीं से, और जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी लिबरेट करता है, फ्यूल की तरह से भी ये एक्ट कर रहा होता है। तो जब हम मीथेन को स्टीम के साथ एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इतने हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, तब फॉर्मेशन होती है डाई हाइड्रोजन की यानी H2 की एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की। आपके क्लास 11 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस टाइप के रिएक्शंस जो हैं आ जाते हैं ये इसमें। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन यानी H2 की प्रिपरेशन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मीथेन प्लस H2 निकल, हीट किया, कितना टेम्परेचर, 1273 केल्विन, कार्बन मोनोऑक्साइड बना एंड H2। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 है, ये खुद फ्यूल की तरह से इस्तेमाल होता है इसका मिक्सचर। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंबशन देता है, हाइड्रोजन खुद जब बर्न होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करता है, हाइड्रोजन कंबशन देगा तो
एक रिएक्शन ये भी एल्केन का है और ये स्पेसिफिक है, स्टीम के साथ और भी रिएक्शन करते हैं, लेकिन मीथेन तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाता है और इसका यूज क्या है रिएक्शन का, डाइहाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में, इसका मिक्सचर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम एल्केन की जो प्रॉपर्टी है, उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है पायरोलिसिस। ये वर्ड पायरो जो इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर के लिए किया जाता है, हाई टेम्परेचर जो होता है वो वर्ड पायरो यूज करते हैं हम कभी भी। जैसे टेक्निकल, यहां हम केमिस्ट्री में भी पायरोलिसिस बोल रहे हैं। लिसिस यानी क्लीवेज, तोड़ दिया किसी चीज को, क्लीवेज कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। पायरो मतलब हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर लेकर के, तो कॉमन यूज किया जाने वाला शब्द है ये पायरो वर्ड जो है। जैसे हम जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं उन्हें पता होगा अच्छी तरह से कि एंटीपायरेटिक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं जब फीवर हो जाता है। तो एंटीपायरेटिक, एंटी मतलब अपोजिट, पायरेटिक मतलब टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर को कम करने का जो काम करती है मेडिसिन वो एंटीपायरेटिक है। बुखार के लिए जो दवा इस्तेमाल करते हैं उसे एंटीपायरेटिक बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें ये बात पता होगी अच्छी तरह। तो ये वर्ड वही वर्ड है एंटीपायरेटिक। तो पायरोलिसिस यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा करने पर जब बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं यानी कंपाउंड बड़े कंपाउंड से छोटे कंपाउंड में बदल जाता है। हमने लिया हेक्सेन, हेक्सेन को जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर, देखो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन हो गई फिर तो कंबशन हो जाएगा इतने टेम्परेचर पर, अभी करके हटे हैं हम। एल्केन का कंबशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। पायरोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं रखना हमें, ऑक्सीजन रख दिया तो कंबशन भी हो जाएगा, कुछ और प्रोडक्ट, बस हमें सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना है। हमने एक हेक्सेन लिया, अब हेक्सेन से दो मॉलिक्यूल बन गए, एक सपोज करते हैं बन गया ब्यूटेन और एक इथीन बन गया। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, इथीन में 2 कार्बन है, टोटल मिला के 6 ही कार्बन रहे। लेकिन ये रिएक्शन बोला जाएगा कि ये रिएक्शन पायरोलिसिस रिएक्शन है। तो वर्ड को समझने की कोशिश किया करो, अगर डेफिनेशन याद रखनी है, दिमाग में वर्ड का मीनिंग पता चल जाए तो फिर याद रहता है, भूलते नहीं है। पायरोलिसिस का मीनिंग क्या निकालते हैं हम, हाई टेम्परेचर पर जब डिकम्पोजिशन करते हैं, मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं छोटे मॉलिक्यूल में, हायर एल्केन को जब लोअर एल्केन में तोड़ देते हैं, एल्केन के अलावा लोअर एल्कीन भी बन जाता है, तो ये पायरोलिसिस बोला जाता है। ये जो रिएक्शन होते हैं इन्हें डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्मॉल फ्रेगमेंट बने हीट की प्रेजेंस में, जब हमने इसे हाई टेम्परेचर पर किया तो इसे पायरोलिसिस, और कई बार इसे टर्म क्रैकिंग भी बोल दिया जाता है। क्रैक कर दिया यानी छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो पायरोलिसिस को क्रैकिंग भी बोल सकते हैं। ये जो रिएक्शन होता है, देखो बॉन्ड जो टूटेगा ये इतने ज्यादा टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। जैसे मैंने एल्केन लिया CH3, CH2, CH2, CH3, ये ब्यूटेन लिया, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये जो बॉन्ड पड़ा हुआ है ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलिटिक क्लीवेज आपने पढ़ रखा है, होमोलिटिक क्लीवेज किया, फ्री रेडिकल बन गया। इंटरमीडिएट लिखा मैंने, ये इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन के आगे कुछ ये रिएक्शन दे सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2, ये जो फ्री रेडिकल बनेंगे अब ये आगे अपने कोई रिएक्शन कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि इनके रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होते हैं। पायरोलिसिस जितने भी रिएक्शन करते हैं हम उसमें बाहर से कोई रिएजेंट इस्तेमाल तो क्योंकि करते नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो यूज करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो यूज करते नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कहीं कंपटीशन में आ जाते हैं, जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कंपटीशन एग्जाम के लिए काम के। बोर्ड के लिए तो बस आपको ये पता हो व्हाट इज पायरोलिसिस, केमिकल रिएक्शन पता हो, इतना काफी रहेगा 11th क्लास के लिए अगर करना है। तो अगर हमें प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल में हायर कार्बन होते हैं, जो पेट्रोल गैस एंड ऑयल गैस होती है उसमें कम कार्बन होते हैं।
तो ये पायरोलिसिस से बनता है, पायरोलिटिक रिपल जो प्रिंसिपल यूज करते हैं हम, उससे बनाया जाता है। केरोसिन ऑयल में 7 कार्बन 6 कार्बन के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन होते हैं। तो जब हम उसे बिल्कुल इनर्ट एनवायरनमेंट में, मतलब कोई रिएजेंट ना हो, ऑक्सीजन भी ना हो, हम हाई टेम्परेचर पर बस जैसे उसे हीट कर देते हैं, वो टूट कर छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाता है, हायर एल्केन से लोअर एल्केन। तो केरोसिन में तो ज्यादा कार्बन के एल्केन्स हैं, एंड पेट्रोल गैस में कम कार्बन के एल्केन है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पायरोलिसिस का कोई यूज बताओ, तो आप ये वाली लाइन इस्तेमाल करोगे। पायरोलिसिस का यूज क्या रहेगा? पायरोलिसिस इज यूज्ड in preparation of petrol gas or oil gas from kerosene oil. Reason भी बता दो, because in kerosene oil high number of carbon atoms are present, and in petrol gas lesser number of alkane are present. ये होता है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, डोडिकेन नाम को पहचानो इसके सबसे पहले। 12 कार्बन का एल्केन डोडिकेन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक इधर लगा देते हैं 12। ये भी केरोसिन ऑयल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। बहुत सारा मिक्सचर होता है केरोसिन ऑयल, बिल्कुल प्योर नहीं है सब्सटेंस। केरोसिन ऑयल जो होता है वो एक मिक्सचर होता है, जैसे एलपीजी भी हमारा मिक्सचर होता है, जैसे गैसोलीन जो होता है, ये पेट्रोल जो होता है, ये भी मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। तो उसका एक कंपोनेंट है डोडिकेन, 12 कार्बन का एल्केन। जब इसे लगभग 1000 केल्विन पर हम हीट करते हैं, प्लेटिनम मेटल लिया, पैलेडियम मेटल लिया, एक कैटलिस्ट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो हेप्टेन बन जाता है एंड पेंटेन बन जाता है। हेप्टेन में 7 कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन है, पेंटीन बन जाता है। 5 कार्बन का एल्कीन बन गया, 7 कार्बन का एल्केन बन गया। 12 कार्बन टूटकर 7 कार्बन एंड 5 कार्बन में बदल गए। ये है क्रैकिंग, ये है पायरोलिसिस। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। C12H20, जब हम इसका रिएक्शन लिखना चाहेंगे, इनमें से कोई सा एक लिया और करके लिखा जाना चाहिए। ये C7H16 और साथ में ये C5H10, दिस इज एल्कीन, पेंटीन। दूसरे भी प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट, उनको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल और भी क्रैक होकर टूटकर कुछ छोटे प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम तो बड़ा रिफाइन करके इसको रिएक्शन को लिख रहे हैं। दिस इज पेंटीन, और ये मॉलिक्यूल जो होगा वो हेप्टेन होगा, इसको बोलोगे आप हेप्टेन। हेप्टेन एंड पेंटीन, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा आपको इसको। इसके बाद हमारे पास 6 कार्बन का कोई एल्केन है। 6 कार्बन का एल्केन C6H14 यानी हेक्सेन है। इस हेक्सेन को जब हम हीट करते हैं, अलग अलग कैटलिस्ट, यहाँ अलग कैटलिस्ट लेते हैं, यहाँ अलग कैटलिस्ट लेते हैं, यहाँ अलग कैटलिस्ट लेते हैं, आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसे सीधे से याद कर लो तो भी चलेगा। एक H2 बन जाता है हमारा, और एक हमारा C2H14H12 बन जाता है। इस मॉलिक्यूल से क्या हुआ? सिर्फ हाइड्रोजन माइनस हुआ। ये 14 हाइड्रोजन थे ना, देखो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो ये मिल गया हमें H2 अलग, एंड हेक्सीन, हेक्सेन नहीं है, CnH2n है ना, ये CnH2n, हेक्सीन बन गया। ये भी पायरोलिसिस कहलाता है। जबकि कोई और मैंने चेंज कर दिया कैटलिस्ट, तो C4H8 C2H6, ये ब्यूटीन बना और ये बन गया इथेन। इनके अपने प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, उनके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ना डिटेल की हमें जरूरत है। तो ये अगर यही 3 कार्बन का एक एल्केन बनाया, 3 कार्बन का एल्कीन जो फर्दर टूट करके 2 कार्बन का एक एल्कीन एंड 1 कार्बन का एल्केन, तो 1 कार्बन 2 और 1 3 कार्बन, और 3 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन का हेक्सेन। बस कार्बन में नहीं चेंज होना चाहिए कि जी कम ज्यादा, क्योंकि हम किसी केमिकल रिएक्शन में कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपनी जगह पर लगेगा। यानी अगर मैंने 6 कार्बन का एल्केन लिया है, तो राइट हैंड पर जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनमें कार्बन का समीशन 6 ही होना चाहिए।
इस टाइप के रिएक्शन को हम क्रैकिंग एंड पायरोलिसिस बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे रिएक्शंस थे जो हमने एल्केन के लिए किए। एल्केन के जो रिएक्शंस होते हैं इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अब हम इसके बाद जो एक पार्ट करते हैं शुरू, वो दूसरा वाला इसका पार्ट एल्कीन का पार्ट करते हैं शुरू। ये हमारा एल्केन हुआ पूरा, जो क्लास 11 तक के और जो बेसिक से जो रिएक्शंस जो आपके कंपटीशन लेवल पर आ सकते हैं वो हमने इसमें कवर किए। और ये हाइड्रोकार्बन का एक पहला पार्ट था। मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में कैटेगराइज करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एल्केन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अनसेचुरेटेड का एल्कीन एल्काइन इकट्ठा एक साथ, रिएक्शन बिल्कुल मिलते जुलते से हैं। और तीसरा पार्ट हम करते हैं इसमें बेंजीन वाला। तो इसका 3 में से एक पार्ट हुआ ये एल्केन वाला हमारा पूरा। अब जो मैं आपको शुरू कर रहा हूं दूसरा पार्ट, वो पार्ट है एल्कीन का एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन एंड एल्काइन का। एल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वो सारे काम जो हमने एल्केन में पढ़े हैं, जनरल डिस्कशन, फिर उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ी एल्केन में, अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ी प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वही हम एल्कीन के लिए पढ़ेंगे बस अभी। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज के ये रिएजेंट, क्लोरीन ऐड किया तो क्या बना, ब्रोमीन ऐड किया तो यहाँ पर रिएजेंट अलग अलग ऐड करेंगे और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। बस अब हमारा एक परफॉर्मा सेट हो गया, उसी परफॉर्मे पर सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं। हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए हमें जनरल डिस्कशन, IUPAC नेमिंग, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी। हर एक कंपाउंड के लिए परफॉर्मा हमारा बिल्कुल फिक्स है। तो एल्कीन क्या होते हैं? जो एल्कीन है, हम CnH2n को एल्कीन बोलते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। CnH2n मतलब एल्केन में तो ज्यादा हाइड्रोजन थे, इनमें कुछ कम हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं एल्केन लेता हूं CnH2n +2, ये है एल्केन, मैंने लिखा एल्कीन CnH2n। तो इससे ये बनाने में मुझे क्या करना पड़ा, -2H करने पड़े ना। तो हाइड्रोजन हटने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ये तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। हम बोल सकते हैं कि एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, या मैं बोल सकता हूं एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटा दिया। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने एक पायरोलिसिस में एक रिएक्शन पढ़ा था, हेक्सेन था, जब हमने उसको हीट किया था तो H2- होके, H2- होना क्या है, ऑक्सीडेशन ही तो है भाई, एल्कीन जनरेट हो गया था। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला से देखो, 2H- किए, ये वाले 2 हट गए तो क्या बचा, 2N बचा, +2 वाला तो गायब हो गया, ये इधर आ गया +2 वाला, तो यहां से ये +2 इधर आ गया, H हट गया। तो एल्कीन एल्केन में 2 हाइड्रोजन का फर्क है। हम इन्हें क्या बोलते हैं जनरल डिस्कशन में? इसे जैसे हम उसको पैराफिन बोलते थे, इसको हम ओलेफिन बोलते हैं। ऑयल बनाने वाले जो ये हमारे इडेबल ऑयल्स भी होते हैं, इनमें भी डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा, मैं केरोसिन ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, इडेबल ऑयल की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, जो हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं ऑयल्स, उनमें एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता तो वो ऑयल ना होकर के वो फैट हो जाते हैं, वो अनसेचुरेटेड। आपने सुना भी होगा, जो ये जनरल नॉलेज की बात है कि अनसेचुरेटेड फैट है, सेचुरेटेड फैट है। तो ये सेचुरेटेड फैट अनसेचुरेटेड फैट का अंतर है, फैट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ऑयल बनाने वाले जो एल्कीन है, इसलिए हम इन्हें ओलेफिन भी बोलते हैं, कमर्शियल नाम है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑयल बनाने वाले ही सारे, ऐसे जो लोअर हैं कंपाउंड, तो हम उन्हें सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो शुरू के मेंबर हैं वो तो है इथीन, शुरू के जो मेंबर हैं
वो एक इथीन हो जाएगा। ऑयली लिक्विड ये कहलाता है। और इथीन या इथाइलीन भी इसका एक नाम है। ये एक ऑयली कंपाउंड बनाता है। वॉज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। क्या दिया गया है, ये जस्ट इसका नाम समझाने के लिए दे दिया गया कि C2H4 है। जब हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन इसमें ऐड हो जाता है, C2H4Cl2 बन जाता है। ये जो कंपाउंड हमें मिला ये एक ऑयली कंपाउंड होता है, इसलिए इसे ओलेफिन बोल दिया जाता है। एल्कीन्स को ऑयल बनाने की वजह से, ऑयल में प्रेजेंट होने की वजह से ओलेफिन बोल रहे होते हैं। एल्केन के लिए आपने पढ़ा था कि इनर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड नहीं होते, लेकिन इसमें तो पाई बॉन्ड जरूर होगा। एल्कीन की बात अगर कर रहे हैं तो एल्कीन तो कहते ही इसको है जिसमें पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है एक। अगर कहीं पाई बॉन्ड है और वो वीक बॉन्ड है, वीक होने का कारण भी आपको पता है, लेटरल ओवरलैप से बनता है। ये लेटरल ओवरलैप की वजह से ये आसानी से बॉन्ड टूट सकता है एनर्जी दे करके। तो पाई बॉन्ड की वजह से, वीक होने की वजह से ये रिएक्टिव होते हैं। बॉन्ड टूटा, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, यहां पर कोई ग्रुप आके कनेक्ट हो जाते हैं। ये 2p ऑर्बिटल है ना, ये वाला 2p ऑर्बिटल कार्बन का यूज हुआ है। कार्बन के ये 2p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप से, साइड वाइज ओवरलैप से बने हैं। ये बात बताई गई है यहाँ पर, ये बॉन्डिंग में आपने अच्छी तरह से पढ़ रखी है। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं 2p ऑर्बिटल्स लेटरल ओवरलैप से ये बना रहे होते हैं। जो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं उसमें लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, वो मैंने लिख ही दिया कि पाई बॉन्ड और वीक बॉन्ड कहलाते हैं। लूजली हेल्ड होने की वजह से जल्दी से रिएक्शन देंगे, जल्दी से रिएक्शन देंगे तो रिएक्टिव कहलाएंगे। और रिएक्टिव कहलाएंगे तो जैसे ही हमने कोई एक रिएजेंट ऐड किया एकदम तेजी से उससे रिएक्शन ये कर लेते हैं। एल्कीन्स आर इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये बात समझनी पड़ेगी। हम जब डिस्कस कर रहे थे शुरू में रिएजेंट, तो हमने एक रिएजेंट पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उनको कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल वालों को इलेक्ट्रोफाइल आपने पढ़ा था। जिन लोगों ने पढ़ ली वो सारी डेफिनेशन अच्छी तरह से कर ली, उनको पता चल गई होगी बात। अब एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई एल्कीन है, एल्कीन में है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड लेटरल ओवरलैप से बन रहा है। यहां पर बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को मैं कह रहा हूं कि ये आसानी से टूट सकता है। आसानी से टूट सकता है तो किसी को आसानी से ये मिल जाएगा। कौन लेकर के जाएगा इसको? इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव मैं बोल रहा हूं, वेकेंट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रोफाइल को। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे? ई पॉजिटिव वेकेंट ऑर्बिटल से इंटरेक्शन कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि आसान है टूटना, अवेलेबल बॉन्ड पेयर हैं ये। पाई बॉन्ड बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करते हैं। तो एल्कीन के लिए ये बड़ी एक काम की बात है, कंसेप्चुअल बात है। अगर केमिकल रिएक्शन डिटेल से समझना चाहते हो तो इसके लिए बड़ी कंसेप्चुअल बात है कि एल्कीन कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स। उसका कारण क्या है? क्योंकि एल्कीन में पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं। बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर भी होगा। बॉन्ड पेयर क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रोफाइल को इन दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो एल्कीन्स कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, ये बात आपके बड़ी काम की है, ये जो इसमें लिखी हुई है। एल्कीन्स आर इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दैट मीन्स एल्कीन्स कैन रिएक्ट इजीली विद reagent having a vacant orbital.
जिसमें भी वेकेंट ऑर्बिटल है यानी वो इलेक्ट्रोफाइल है, उससे एल्कीन रिएक्शन कर सकते हैं। ये काम की बात है। ये केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये वाली बात यूज करते हुए पढ़ेंगे। अब प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड मेक एल्कीन अनस्टेबल। भाई वीक बॉन्ड है तो टूटेगा। एल्केन के कंपैरिजन में एल्कीन्स कम स्टेबल होते हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है, एल्केन या एल्कीन, तो आप कहोगे एल्कीन कम स्टेबल हैं क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। ये तो बॉन्डिंग की बात है ना कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि लेटरल ओवरलैप स्ट्रॉन्ग ओवरलैप नहीं हो पाता। अब हम आते हैं, ये जनरल डिस्कशन किया मैंने, नेमिंग हमने पहले अलग से कर रखी है। इसकी नेमिंग में जैसे हम लिखेंगे ब्यूटवानिन, ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, इस टाइप की नेमिंग हम इसकी कर रहे होते हैं। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग से मैंने आपको डिस्कस करा रखी है। जनरल डिस्कशन में आपको क्या क्या करना है, एक ये बात जो मैंने स्टेबिलिटी की बताई, एल्कीन अनस्टेबल, पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव। दूसरी बात नेमिंग। अब तीसरा जो एक पार्ट आता है इसके हर एक का, जो प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, कैसे बनेगा एल्कीन। पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, प्रिपरेशन है, रिएक्शन नहीं है एल्कीन का, प्रिपरेशन की बात हो रही है। हाइड्रोजिनेशन हम कर दें अगर, पार्शल हाइड्रोजिनेशन, वर्ड का मीनिंग ये मैं बता चुका हूं आपको। हाइड्रोजन तो है ही, ये पूरा हाइड्रोजन, H2 मतलब, और एशन मतलब प्लस कर दिया हाइड्रोजिनेशन। किस चीज में मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं कि एल्कीन बन जाए, तो बड़ा सिंपल सा आंसर निकलेगा, एल्काइन में। देखो, सोच के देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, रिएजेंट बाद की बात है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर अगर मैंने यहां कोई ग्रुप लिख रखे हैं, आर ही लिख देते हैं, एल्काइल ग्रुप है, यहां एल्काइल ग्रुप है, इस पर मैं क्या करता हूं, एक बॉन्ड तोड़ता हूं, बस ये पाई बॉन्ड, ये वाला, ये पाई बॉन्ड है, दूसरा वाला भी पाई बॉन्ड है, तीसरा वाला सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसकी वैलेंसी 4 से 3 रह जाएगी, इसकी वैलेंसी 4 से 3 रह जाएगी। क्या कंडीशन यहां पर बन जानी चाहिए, कंडीशन बन जानी चाहिए आर सी डबल बॉन्ड, एक तो बॉन्ड टूट गया, ये वैलेंसी जो बच गई है अभी यहां फ्री है, यहां फ्री है। इस पर आकर के H2 का एडिशन, ये हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन, H2 इस पर ऐड हो जाता है, एक H यहां पर ऐड हो जाता है, एक H यहां पर ऐड हो जाता है। क्या बन गया ये बन गया एल्कीन। पार्शल में क्यों बोल रहा हूं इससे, क्योंकि एक और गुंजाइश है H2 ऐड होने की, एक बार और मैं H2 ऐड कर सकता था। आपने एल्केन बनाने के लिए क्या किया था, एल्कीन पर H2 ऐड किया था बस, लेकिन यहां रोक देना है, इसे अधूरा करना है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दिया तो मुझे 2 मोल H2 ऐड करने हैं। इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, पार्शल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, कि एल्काइन पर मैंने 2 में से 2 पाई बॉन्ड में से सिर्फ एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है। कंट्रोल करके करना है रिएक्शन को, ऐसा नहीं है कि बस करते ही चले जाना। जैसे वो होती है ना, लिमिट आती है कि भैया आपके पास पूरी है, पूरी कॉपी, 4 पेज दिए हैं, क्वेश्चन दिया कि उस पर 4 पेज लिखे, लेकिन आपको कहा जाए अपना आंसर 5 लाइन में ही लिखो, जबकि पेजेस आपके पास अगर चाहो तो आप 10 पेज पे भी, 5 पेज पे भी लिख सकते हो, लेकिन लिमिट दे दी कि आपको 5 लाइन में आंसर लिखना है। तो यहाँ पर रिएक्शन होने को आगे और भी हो सकता है, लेकिन हमने उसे कंट्रोल कर दिया, तो ये पार्शल बोला जाएगा, पार्शल हाइड्रोजिनेशन बोला जाएगा, पार्शल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, किसी और का नहीं। एल्केन का तो हाइड्रोजनेशन हम कर ही नहीं सकते, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो एल्केन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको समझना है जो मैंने आपको बताया है। प्रिपरेशन, पहली प्रिपरेशन क्या है, पहली प्रिपरेशन है पार्शल हाइड्रोजनेशन। जब हम पार्शल हाइड्रोजनेशन करते हैं तो पार्शल हाइड्रोजनेशन करने पर फॉर्मेशन होती है एल्कीन की। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक।
अब एल्कीन के बारे में और एक एडिशनल बात है, वो एडिशनल बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं अभी। जो ये एल्कीन्स होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, केमिकल रिएक्शन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप, ये हम केमिकल रिएक्शन ये मान लो कि अभी पढ़ ही नहीं रहे, अभी हम कुछ और पढ़ रहे हैं। अब वापस हम जनरल डिस्कशन पर आ गए। जो एल्कीन होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसका आप जानते हो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन का होगा तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये पूरी बात अच्छी तरह से आपको पता है। तो मैं एक मॉलिक्यूल ऐसा कोई लिखना चाहता हूं, एल्कीन, ब्यूटूइन। ब्यूटूइन लिखा मैंने। ये ब्यूटूइन जब मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो इसके दो पैटर्न पॉसिबल हैं, दो तरह से ये लिखा जा सकता है। वो कौन कौन से दो पैटर्न पॉसिबल हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब मैं ज्योमेट्री लिख रहा हूं इसकी, यानी यहां इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर में लिखूंगा इसे पूरा, ये लिख दिया मैंने। यहां लिखा मैंने CH3 CH, क्योंकि ये कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर है तो H इस साइड लिखा, ऊपर नहीं लिखा। 120 एंगल दोगे ना आप, यहां 120 एंगल दोगे, यहां 120 एंगल दोगे। फिर मुझे क्योंकि ब्यूटूइन लिखना है तो यहां भी एक CH3 लिखना होगा। नाम सोच के देखो आपने जो नाम दिया है क्या वो करेक्ट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ब्यूटूइन लिख दिया मैंने इसको। ब्यूटूइन एक और मैं लिख सकता हूं, एक और पैटर्न मैं लिख सकता हूं। वो पैटर्न क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सारा कुछ सेम रखते हुए, ट्राइगोनल प्लेनर तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा। CH3H, यहां पर लिख दूं मैं H, यहां पर मैं CH3। ये भी तो ब्यूटूइन है, ये भी तो ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें भी तो एंगल 120 ही है, तो ये ब्यूटूइन हो गया। ये भी ब्यूटूइन हो गया। दो ब्यूटूइन है। इनमें एक थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्या फर्क है कि ये दोनों CH3 जो हमारे पास सेम पोजीशन पर हैं, ये ऊपर है CH3, तो इसमें भी ये CH3 ऊपर है। ओरिएंटेशन ऐसा है कि दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, तब हम इस वाले ब्यूटूइन को एक नाम देते हैं और इसे बोल देते हैं कि ये एक आइसोमर है। इसको कहा जाता है सिस ब्यूटूइन। और दूसरे वाले केस में अगर देखा जाए, जो सेकंड केस है, इसमें ये वाला CH3 एंड CH3 अपोजिट हो गया, बिल्कुल डायगोनल पर है। अगर मैं इसका एक बिल्कुल एक स्क्वायर इमेजिनरी बना देता हूं तो ये डायगोनल पर है। अगर ये डायगोनल पर है तब हमें क्या कहना चाहिए? इससे अलग नाम कुछ बोलना चाहिए। इससे अलग नाम जब बोला जाएगा तो बोला जाएगा ट्रांस। ऐसा कोई एल्कीन जिसमें दोनों सेम ग्रुप अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, डबल बॉन्ड के अक्रॉस की बात हो रही है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ये डबल बॉन्ड अपोजिट आ गए तो इसे हम बोलेंगे ट्रांस, इसे बोलेंगे सिस। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन कौन से आइसोमर्स हैं ये एक दूसरे के? चेन तो सेम है, इसमें पोजीशन तो अलग नहीं हो रही है। ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर। कुछ एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। कौन से एल्कीन? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हों। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है 2 नंबर, इस पे CH3H, दोनों ग्रुप अलग हैं। नंबर 3 है, ये CH3 एंड H है, दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर अलग अलग ग्रुप लगे हुए होते हैं तब हम इसको बोलते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की। और
अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर ये दोनों सेम वाले ग्रुप अपोजिट पोजीशन पर आ गए, सेम की जगह अपोजिट पोजीशन पर आ गए, तो ये इससे अलग हो गई ज्योमेट्री, इसका नाम दे दिया गया ट्रांस, इसका नाम दे दिया गया सिस। ये एक अलग बात है, अभी इसमें काम आएगा, क्योंकि मैं थोड़े अच्छे लेवल का एक रिएक्शन बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजनेशन है ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर बड़ा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल से आपको बताया था, इसको भी मैं इसलिए रिएजेंट डिटेल से बता करके डिस्कस मैं करूंगा आपको। तो आई होप कि आपको सिस एंड ट्रांस एल्कीन पता चल गया है कि सिस एंड ट्रांस एल्कीन क्या होते हैं। अगर ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन को समझो दोबारा से। मींस मैं अगर इसे लिख देता हूं हाइड्रोजनेशन, मैं लिखता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। अभी मैंने आपको बताया था CH3 ये है ब्यूट टू आइन, नाम क्या है इसका, ब्यूट टू आइन। इसमें मैंने ऐड कर दिया H2, कहां पर होगा, पार्शियल रिडक्शन किया, मतलब दोनों पाई बॉन्ड नहीं तोड़ने हैं, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है। जब मैं एक पाई बॉन्ड तोड़ दूंगा तो ये H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा C डबल बॉन्ड रह गया ना यहां कार्बन, ये H तो बाहर से आए हैं दो, ये दो CH3 मौजूद थे पहले से, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो गई, इस सारे केमिकल रिएक्शन के चलते मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ करता था जो कि लीनियर था, लेकिन अब रिएक्शन होने के बाद, H2 ऐड होने के बाद, एडिशन होने के बाद ये कार्बन sp2 हो गया। जैसे ये sp2 हुआ और AB ग्रुप लगे, अब हमारे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन नया जन्म लेना चाहिए कि ये सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, क्योंकि अब दो चांस हो गए ना, हाइड्रोजन जो ऐड होगा वो दोनों सेम साइड से भी ऐड हो सकते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऊपर से और एक नीचे से भी ऐड हो सकता है, रिएक्शन तो वही है, रिएक्शन में कुछ हमने अलग से थोड़ी किया, सेम कार्बन पर दोनों केसेस में। मैं ये भी लिख सकता हूं आंसर, सिस भी लिख सकता हूं, जो कि ये CH3 सेम वाला सिस है, या ये ट्रांस भी बन सकता है। इसका हमारे पास क्या आंसर है, इसका हमारे पास आंसर है कि सिस या ट्रांस बनना रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट विल बी सिस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट विल बी ट्रांस प्रोडक्ट, ये डिपेंड करेगा रिएजेंट के नेचर पर। अगर मैं कोई एक रिएजेंट लेता हूं सोडियम एंड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया लेने पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांस एल्कीन मिलता है। जबकि और कोई दूसरा एक रिएजेंट होता है, मैं भी आपको बताऊंगा वो रिएजेंट डिटेल से, पैलेडियम लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, BaSO4 लेते हैं, इसमें ये दोनों रिएजेंट पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं और यहां पर प्रोडक्ट जो मिलता है वो सिस मिलता है। अपनी बात को मैं सम अप कर रहा हूं, जब हम एल्काइन का पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं तो कई बार एक चांस होता है कि दो तरह के एल्कीन बन सकते हैं, या तो सिस या ट्रांस, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये उस रिएजेंट पर डिपेंड करेगा जो हम यूज करेंगे। अगर हम पैलेडियम हाइड्रोजन BaSO4 रिएजेंट लेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें सिस एल्कीन, और अगर हम रिएजेंट लेते हैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में लो टेम्परेचर पर रखते हैं, उसमें सोडियम डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व करने पर जो बनेगा उसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये जो ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिला है ये रिएजेंट एक स्पेसिफिक रिएजेंट की वजह से बना है। मैकेनिज्म अभी मैंने इनके कुछ बताया नहीं, इनके अपने मैकेनिज्म भी हैं, बहुत नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर कट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना, लेकिन पेशेंस कहाँ से लेकर के आएंगे सब बच्चे कि वो सारी चीजें, बड़ी छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए मैकेनिज्म तक पहुंचने के लिए। तो मैं अभी रिएजेंट के लेवल तक अभी सिर्फ आपको बताऊंगा
कि हम एक रिएजेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट, दूसरा रिएजेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिला। पहली बात हमें ये पता हो व्हाट इज पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अगर हम एल्काइन पर सिर्फ 1 मोल H2 ऐड करते हैं तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन। 1 मोल H2 ऐड करने पे या तो सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस बनेगा। सिस एल्कीन एक स्पेसिफिक रिएजेंट के प्रेजेंस में, ट्रांस एल्कीन एक स्पेसिफिक रिएजेंट के प्रेजेंस में बनना चाहिए। तो आई होप कि अगर आपने बात को पूरी तरह से ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल ना समझ आने की कोई बात ही नहीं है। हमने ये एल्काइन लिया, ये कैट वो बिल्ली वाली कैट नहीं है, कैटलिस्ट है ये। कभी लिखी दो कैट ही याद रहे, कभी कभी कौन सी वाली कैट यूज की है, पर्शियन कैट यूज की है या फ्रेंच कैट यूज की है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, H2 मैंने लिया तो यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, एक H2। अगर मैं एक और H2 ऐड कर देता हूं तो ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है, ये मुझे नहीं चाहिए। हम तो एल्कीन बनाने तक रिएक्शन सोच रहे हैं ना। हमने हेडिंग, मेन हेडिंग क्या दिया है बाहर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन दिया है, तो एल्कीन पे रुक जाएंगे हम। ये अभी तक रिएजेंट तो दिया ही नहीं कोई आपको। अब यहां पर चलेगा, एल्काइंस could be used to prepare alkenes if a catalyst were available that is active enough to catalyze the hydrogenation of alkyne but not active enough for the hydrogenation of alkene. That means ऐसा कोई हमें यहां कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा जो एल्कीन तक तो ले जाए रिएक्शन को, लेकिन इससे आगे जाकर के इसका पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए, मींस आगे ना करे ये रिएक्शन। ये होगा पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इस बात के मतलब को समझो जो लिखी गई है। अगर हम चाहते हैं, क्योंकि भाई हाइड्रोजनेशन तो एल्केन भी दे देगा, एल्केन तक प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें एल्केन बनाना ही नहीं है, हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा मकसद है एल्कीन बनाना। और अगर एल्कीन बनाना मकसद है तो हमें बड़ा छांट के सेलेक्ट करके कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल स्पेसिफिक, जो रिएक्शन को बस एल्कीन तक ले जाए, एल्कीन से एल्केन ना बना पाए। तो वही ये बात लिखी है, इस बात का मीनिंग यही है, अगर मेरी बात ये समझ पाए आप तो। इसका नाम है लिंडलेयर कैटलिस्ट। ये एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या होता है लिंडलेयर कैटलिस्ट, ये अभी बता रहा हूं आपको। लिंडलेयर कैटलिस्ट का काम एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का है, लेकिन लिंडलेयर कैटलिस्ट एल्कीन को एल्केन में नहीं कन्वर्ट कर पाता। होता क्या है ये H2 कैटलिस्ट, अभी मैं लिखाऊंगा, बस वही मेन बात होगी, वही याद रखनी होगी आपको। एल्काइन 1 मोल H2 ऐड किया, 1 पाई बॉन्ड तोड़ा, ये H आ गया, इधर H आ गया, लेकिन आगे रिएक्शन नहीं हुआ। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने लिंडलेयर कैटलिस्ट यहां पर यूज किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिंडलेयर कैटलिस्ट क्या होता है, किसको कहते हैं लिंडलेयर कैटलिस्ट, वो बात मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगर लिंडलेयर कैटलिस्ट को डिफाइन किया जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ऑन BaSO4। BaSO4 एक पाउडर होता है बेरियम सल्फेट का, उसमें हम पैलेडियम को मिक्स कर देते हैं, पैलेडियम का बहुत बारीक पाउडर बनाकर बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स कर देते हैं, तब उसको हम लिख रहे हैं कि सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, या इसके अलावा और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी ले सकते हैं, विच हैज बीन पॉइजन्ड विद सल्फर, इसमें थोड़ा सा सल्फर भी मिलाते हैं, या लेड एसीटेट मिलाते हैं, एंड क्विनोलिन मिलाते हैं। अब इसे समझना पड़ेगा, बस यही मेन वो बात है जो आपके एग्जाम में आपको याद रखनी है। क्या होता है, हम कैसे लिखेंगे एरो के ऊपर, देखो हाइड्रोजन तो ऐड करना ही करना है, पैलेडियम तो कैटलिस्ट है, लेकिन ये पैलेडियम किस पर हम एब्जॉर्ब करके रखते हैं, बेरियम सल्फेट पर, BaSO4 पर। इसमें थोड़ा सा हम सल्फर भी मिलाते हैं। ये सल्फर का काम क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन उसको कहते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कुछ कम कर देता है। अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम नहीं होगी तो एल्कीन से फिर एल्केन भी बन जाएगा। हम थोड़ा सा कैटलिस्ट को कम रिएक्टिव करना चाहते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं चाहिए हमें, तो इसके लिए हमने एक सब्सटेंस यूज किया, कैटलिस्ट पॉइजन,
वो है सल्फर। यहाँ सल्फर कैटलिस्ट पॉइजन की तरह से इस्तेमाल होता है। लेड एसीटेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेड एसीटेट, बस आप सल्फर भी याद रख लोगे तो इतना काफी है। या इसकी जगह एक और सब्सटेंस यूज किया जाता है जो कैटलिस्ट पॉइजन है। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे कंपटीशन में कि सल्फर का रोल क्या है। सल्फर का रोल कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करना है। क्यों कम करना चाहते हैं? ताकि एल्कीन से एल्केन ना बने, एल्कीन पे आगे रिएक्शन रुक जाए। तो हमें किस तरह रिप्रेजेंट करना होगा? रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर सी, ट्रिपल बॉन्ड सी आर, पैलेडियम, BaSO4, सल्फर और क्विनोलिन कंपाउंड मिल जाता है हमें एल्कीन। और जो मेन बात अब मैं बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ी बात ये कि नेसेसरीली सिस एल्कीन इसमें मिलता है। कंपाउंड जो इसमें मिलेगा वो सिस एल्कीन ही कंपाउंड मिलेगा, कोई और सा एल्कीन इसमें नहीं मिलेगा। जब हम पैलेडियम या लिंडलायर कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, लिंडलायर कैटलिस्ट से सिस एल्कीन ही जनरेट हो रहा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। या फिर हम PDBSO4 की जगह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाइड्रोजन तो लेना ही पड़ेगा, H2 तो लो गई। तो ये रिएजेंट याद रखने की बात है। तो एक दो पैटर्न इसके होते हैं, वो मैं आपको लिखा रहा हूं। बिकॉज इट इज एब्सॉर्ब, एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म, एब्सॉर्प्शन मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पर H2 एड्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब होने की वजह से तो ये हाइड्रोजनेशन दोनों सेम पोजीशन से आते हैं, उसको सिन बोल देते हैं। बोथ हाइड्रोजन एडेड ऑन सेम साइड, और क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आते हैं इसलिए सिस एल्कीन इसमें जनरेट हो रहा होता है। ये मैकेनिज्म से रिलेटेड है। वेल, आप इसे ना भी करो तो चल जाएगा अभी, लेकिन कैटलिस्ट का नाम और कैटलिस्ट रिएजेंट आपको याद रखना जरूरी है। ये आपके लिए मेन बात है। हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ये C यानी ब्यूट 2 आइन है। ये ब्यूट 2 आइन को जब लिंडलायर कैटलिस्ट लेकर के, अब क्या है लिंडलायर कैटलिस्ट, ये आपके दिमाग में होना, ये याद रहना चाहिए आपको। PDBSO4 H2 एंड सल्फर या क्विनोलिन, जब मैंने इसको रिएक्शन किया तो सिस ब्यूट 2 इन बना, सिस ब्यूट 2 इन। ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है, बड़ा काम का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक तो हो गया ये आपका लिंडलायर कैटलिस्ट। हम एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में भी बदल सकते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था छोटा सा, ट्रिपल बॉन्ड C ब्यूट 2 आइन। अगर मैं H2 पैलेडियम लेता हूं BaSO4 तो सिस बनता है एल्कीन, और मैं अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया लेता हूं तो ट्रांस बनता है। अब मैं ये तो बता चुका आपको सिस एल्कीन बनने वाला, अब ट्रांस वाला बता रहा हूं। ये जो रिडक्शन होता है ये अलग तरीके का रिडक्शन है। यूजिंग सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ट्रांस एल्कीन आर फॉर्म्ड। दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज बिर्क रिडक्शन। इसका नाम है अपना कोई रिएक्शन का, जैसे हमने वर्ड्स रिएक्शन नाम दे दिया था एक, तो ऐसे इसका नाम है, इसको हम बिर्क रिडक्शन बोल रहे होते हैं। जब भी कभी कोई एल्काइन रिएक्शन करता है, एल्काइन मतलब R C ट्रिपल बॉन्ड C और हाइड्रोजन से, कहां से आएगा अब ये हाइड्रोजन? पैलेडियम BaSO4 से नहीं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से। तो हमें क्या आंसर लिखना चाहिए? ट्रांस आंसर लिखना चाहिए। H एंड H ट्रांस यानी अपोजिट हो गए। CH3 बल्कि R लिखना पड़ेगा, R ले आए क्योंकि यहां ये R हो गया, ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस एंड सिस एल्कीन ये दो बन सकते हैं। सिस कब बनेगा? लिंडलायर कैटलिस्ट से। ट्रांस कब बनेगा? बिर्क रिडक्शन से। बिर्क रिडक्शन में क्या रिएजेंट लेते हैं? सोडियम लिक्विड अमोनिया।
तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों के दोनों। बहुत क्वेश्चन आते हैं, खास तौर से कंपटीशन में तो बहुत आते हैं इससे क्वेश्चन। ये दे दिया आर ग्रुप, तो अब आपकी मर्जी है ना, इथाइल ग्रुप ले लिया आर, तो जो लगा होगा वही आ जाएगा यहाँ, उसमें कौन सा प्रॉब्लम, बस लिखना लेकिन ट्रांस है। ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप नीचे आ गया, बनाना बस ट्रांस है। ये ट्रांस मतलब दोनों अपोजिट। तो अब कभी आप ट्रांस फैट सुनो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रांस एल्कीन रहा होगा उसमें। फैट एंड ऑयल में सिस एंड ट्रांस ये दोनों हो सकते हैं। तो हमने ये एक प्रिपरेशन की, एल्कीन की एक प्रिपरेशन हुई है, एक नहीं है बल्कि दो हो गई हैं। एक प्रिपरेशन ऑफ सिस एल्कीन हो गया, एक प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन हो गया। बस आपका काम रिएजेंट याद रखना है। लिंडलेयर कैटलिस्ट से हम सिस एल्कीन बनाएंगे, बिर्क रिडक्शन से हम ट्रांस एल्कीन बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये प्रिपरेशन नंबर 2 आ गई हमारी। एल्काइल हैलाइड आप जानते हो RX होता है, इससे हम कैसे बनाएंगे देखो। फिर पहले थोड़ी सी डिटेल समझो। एक एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है, CH3 लिखा मैंने, CH2Cl, इसका नाम 1-क्लोरोइथेन, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, CH3CH2Cl। इस पूरे मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मान लो इस मॉलिक्यूल से कोई आकर के मिलता है और यहां से इस मॉलिक्यूल से HCl को लेकर के यहां से भाग जाता है, इसने क्या किया, मॉलिक्यूल के पास आया, जो भी कोई आ रहा है यहां, कोई यहां चल करके आया सपोज करते हैं, यहां आकर के इसने Cl यहां से तोड़ लिया, हाइड्रोजन यहां से तोड़ लिया और HCl पकड़ के यहां से भाग गया दूसरी तरफ। तो अब ये तो बेचारा जो मॉलिक्यूल था वो कुछ अनस्टेबल स्टेट में रह गया। कैसी अनस्टेबल स्टेट रह गई, इसकी वैलेंसी 4 से 3 रह गई, 4 से 3 रह गई। स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे कि चलो अगर ये H नहीं रहा अब हमारे पास तो कोई बात नहीं, Cl नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये HCl कहां चला गया, ये भाई साहब इसको HCl को लेकर के चले गए। अब ये कौन भाई साहब हैं जो एसिड को यानी HCl को लेकर के जा रहे हैं, ये बेस होंगे। बेस ही लेकर के जा सकता है एसिड को, बेस कहीं से एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये रिएक्शन, जब भी कभी हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन है, H है, यानी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड होना जरूरी है। हाँ Br हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ग्रुप मुझे नहीं चाहिए जो दोनों H हों। दोनों H हों तो फिर ये बेस कुछ नहीं कर पाएगा, बेस तो एसिड लेकर के जाएगा। जब भी कभी अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किए जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएजेंट याद रखना पड़ेगा हर केस में, रिएजेंट, क्योंकि वो रिएजेंट एक स्पेसिफिक काम करता है। ये मॉलिक्यूल किसी को नहीं पहचानता, ये रिएजेंट को पहचानता है। अगर हम इसमें बेस ऐड करके इसे हीट कर दें तो एल्कीन बन जाएगा, और साथ में क्या बना, HCl। ये HCl इस बेस से रिएक्शन, ये बेस से रिएक्शन भी तो कर लेगा ना, ये बेस जो भी है, मान लो NaOH है, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, रिएक्शन करके NaCl बना देगा, प्लस वाटर बना देगा। ये बाय प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे मुझे दोनों। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्या हटा है यहां इस अल्काइल हैलाइड से, Cl हटा है, H हटा है, हट गए ना दोनों। अगर ये दोनों हटे हैं तो मैं इसका नाम क्या बोलूंगा, D, मतलब हट गया। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, दूसरा हेलोजन एंड हेलोजिनेशन, रिएक्शन का नाम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। कहीं अगर ये लिखा है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्या चीज माइनस करनी है, HX माइनस करना है।
जब मॉलिक्यूल से कभी भी HX माइनस करेंगे तब पाई बॉन्ड जरूर जरूर बनेगा। ये पाई बॉन्ड नया बना, ये वाला जो लिखा मैंने, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ मत समझो, वर्ड का मीनिंग देखो क्या है। एलिमिनेट कर देना, किसी चीज को हटा देना, कम कर देना। एडिशन, कोई चीज जोड़ देना। सब्स्टिट्यूशन, एक चीज हटाकर दूसरी चीज ले आना। बस इन वर्ड्स के मीनिंग से ही समझो आप। तो मैं किसी मॉलिक्यूल में अगर एलिमिनेशन करना चाह रहा हूं तो मॉलिक्यूल से कुछ बस निकाल के बाहर कर देता हूं। मैं अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन करना चाहता हूं तो अल्काइल हैलाइड से Cl एंड X को बस हटा के बाहर करना है। अब वो बाहर करके उसे कैप्चर कौन करके ले जाएगा? ये भाई साहब इंतजार में खड़े हैं, बेस साहब जो हैं। ये मॉलिक्यूल यहां से हटकर इसने कैप्चर कर लिया इसे और लेकर के यहां से चला गया। क्या बना? ये एल्कीन एक जनरेट हो गया। इस रिएक्शन को मैं नाम दूंगा, और इसको ही नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल से बस अगर कुछ सिर्फ हट जाए, बस कुछ आए ना मॉलिक्यूल पर, रिमूव हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल रहे होते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, नाम मैंने क्या क्या दिए देखो, 2-3 बातें बता दी, अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एलिमिनेशन, एसिड बेस रिएक्शन तो है ही है। कौन हटता है अल्काइल हैलाइड से? एसिड। HCl हटेगा, HBr हटेगा, HI हटेगा, ये ग्रुप यहां से हट सकते हैं। अब देखो किस तरह से हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात आ गई पहले, ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH, पोटाश मतलब KOH। KOH क्या होता है? बेस, वो मैं बता चुका आपको। ये KOH जो है, ये पहले से जो खड़ा है, ये बेस है। इसको हम इथेनॉल में डिसॉल्व करके स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या? HCl, HBr फ्रॉम एल्कीन। वही बात जो कहानी मैंने बताई वही लिखी है, इसको वर्ड में लिखना पड़ेगा ना। अब आप ये तो नहीं लिख सकते ना एग्जाम में कि जी ये एक आदमी खड़ा है कोई, वो HCl को छीन करके भाग जाता है, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर टीचर नंबर छीन के भाग जाएगा आपसे, देगा नहीं आपको नंबर। लैंग्वेज तो टेक्निकल लिखनी पड़ेगी ना, तो लैंग्वेज टेक्निकल ये आप इस तरह से लिखोगे। बात वही है जो हमने डिस्कस की है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब होता ही है। और इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, या 1,2 एलिमिनेशन। देखो ये भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जब कार्बन पर क्लोरीन लगा है, H लगा है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। 1,2 एलिमिनेशन तो सीधा सा हो गया। अगर कार्बन नंबर 1 से Cl हटाया तो बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन से H हटना चाहिए। किसी के दिमाग में आ जाए कि Cl कहीं से तोड़ ले, ये भाई साहब जो खड़े हैं यहाँ पे, इन पर ध्यान रखो। ये भाई साहब H कहीं से तोड़ लें, Cl कहीं से तोड़ लें, ऐसा नहीं चलेगा। अगर Cl कार्बन नंबर 1 से तोड़ा है तो H एडजेसेंट कार्बन से तोड़ना चाहिए, कहीं और से नहीं। 1, 3, 1, 4 पोजीशन से नहीं तोड़ पाएंगे ये, तभी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बन पाएगा। ऐसे 1,2 एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन है, 1,2 एलिमिनेशन है, और बीटा एलिमिनेशन 1,2 एलिमिनेशन में क्या बनता है? एल्कीन जनरेट होता है। वो ही बनाना चाहते हैं, हमारा तो मकसद कामयाब हो गया हम तो, क्योंकि हमने टारगेट लेके चले थे कि किस तरह से एल्कीन बन जाए। एल्कीन बनाने के लिए हमने पहले एल्काइन को पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया, पार्शियल ना करते तो एल्केन बन जाता। फिर सिस या ट्रांस का चक्कर आ रहा था, तो हमने एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज किया। अब यहां पर दोनों मिलेंगे, सिस भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा। एलिमिनेशन इस मेथड से हम करते हैं, क्योंकि हमने अल्काइन से तो शुरुआत की नहीं। यहाँ तो हमने अल्काइल हैलाइड से शुरुआत की। HCl जब हमने माइनस किया तो HCl माइनस करने पर एल्कीन जो हमें मिला वो बेस की प्रेजेंस में मिलेगा। बस ये रिएजेंट आपको याद रखना है। देखो बेस है ये, बेस क्या करेगा? H हटा देगा, X हटा देगा। जब ये दोनों H एंड X हट गए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। H एंड X हटने के बाद
तो एल्कीन फॉर्मेशन हो गई। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो मैं इसको यहां प्लस HX भी लिख सकता हूं, लेकिन बेस ये इस HX से फिर रिएक्शन करेगा और बेस का जो, जैसे अगर ये KOH है बेस, तो KX मिलेगा हमें आंसर, प्लस H2O मिलेगा। ये फाइनली आंसर हमें मिलना चाहिए। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम रिएक्शन पर आते हैं। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा बोल दिया हमने। अल्फा एंड बीटा कार्बन अगर बोलते हो तो अल्फा से हेलोजन हटाया, बीटा से हमने H हटा दिया। X क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है। फ्लोरीन नहीं लेना होता, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन बॉन्ड, पहले भी आई थी बात, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये रिडक्शन नहीं होता था। एक हमने रिडक्शन किया था तो मना कर दिया था, फ्लोरीन नहीं लेना है। वही कहानी यहाँ रिपीट होगी, बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एल्कोहलिक KOH डिजॉल्व इन अल्कोहल, थोड़ा सा हीट किया तो ये HX हट गया, C डबल बॉन्ड C बना। बाय प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? KX प्लस H2, ये बाय प्रोडक्ट मिला। हम इसमें प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? एल्कीन। क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, पहले वो सॉल्व करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। अगर हमें एक ये 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो Br हट जाएगा, एंड Br के साथ यहां इस पोजीशन से H माइनस होगा, HBr अलग हट गया। तो मैं आंसर लिख सकता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन फॉर्मेशन होगी। आप Br के साथ वाला ये वाला H हटाते तो भी प्रोपीन बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख करके बताओ आप। ये मैंने A एंड B आपको 2 प्रॉब्लम्स दी हैं। HBr यहां से भी हटाओगे, यहां से HCl आप हटाओगे। A का आंसर, A क्या प्रोडक्ट होगा उसका IUPAC नेम बताना है, B क्या होगा इसका IUPAC नेम बताना है। जल्दी से सॉल्व करो, इसे लिख के बोलो। देखो, जो मेरे पास ये A वाला पार्ट है, इसमें जो अल्फा कार्बन है उस पर Br लगा हुआ है, लेकिन बीटा 2 हैं। एडजॉइनिंग कार्बन को हम बीटा बोलते हैं, ये बीटा है और इधर भी बीटा है। तो मैं Br ये हटाकर यहां से एक बार H हटाता हूं, तो मैं आंसर लिख सकता हूं ब्यूट 2इन। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं। और एक बार मैं ये वाला Br हटाकर यहां से H हटा सकता हूं इस पोजीशन से, तो आंसर होगा ब्यूट 1इन। अब इसमें हम मेजर माइनर भी डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मेजर एंड माइनर हम कैसे डिसाइड करते हैं। ब्यूट 1इन एंड ब्यूट 2इन। सेकंड केस पर आते हैं, बी पार्ट पर आते हैं। Cl ये अल्फा कार्बन, एडजॉइनिंग कार्बन मैंने ये बीटा कार्बन बोल दिया, यहां से मैंने अगर H हटाया तो CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर C एक H तो माइनस हो गया HCl की फॉर्म में, माइनस HCl यही लिख देता हूं मैं। अब आपकी मर्जी है, HCl KOH को रिएक्शन करके राइट हैंड पे प्रोडक्ट भी लिख दो, लेकिन जब HCl माइनस करके मैंने ये लिखा तो CH3 बचा, यहाँ एक H बचा और एक CH3 बचा, प्लस एक और एल्कीन मिलेगा। ये वाला Cl आप हटाओ, पास वाले कार्बन से आप H का रिमूवल करो, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। एल्कीन नंबर 1, एल्कीन नंबर 2। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है, हमारे पास जो इशू है वो अब ये है कि मेजर इनमें से कौन सा होगा। 1 एंड 2 में से हम, अगर क्वेश्चन किस कहीं पर ये आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट, तो हमें एक छोटे से कंसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। वो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमें ऐसे केसेस में जब 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन जनरेट होने वाले हों, तो ऐसे केस में हमें क्या बात याद रखनी है, ये जो बात मैं नीचे लिख रहा हूं, बस ये बात याद रखनी है। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन
is formed as major product. इस रूल को बोला जाता है, ये एक रूल है, किसी कारण से ये रूल फॉलो किया जाता है, इस रूल को बोला जाता है सिट्जेफ रूल। ये स्पेलिंग इसकी वेरी करती है, जेड सेफ भी बोलते हैं, सिट्जेफ भी बोलते हैं, इसको जेड सेफ भी बोलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन अलग अलग चलते हैं और अलग अलग स्पेल भी किया जाता है। तो जेड सेव या सिट्जेफ जो भी है, लेकिन रूल ये वही है, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन। इस रूल का मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब कभी आप एल्कीन 2 बना लो तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ध्यान दो। डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्कीन पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एल्काइल ग्रुप की संख्या को चेक करो। ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, 2 एल्काइल ग्रुप हो गए, तो मैं इसको बोलूंगा डाई सब्स्टिट्यूटेड है ये एल्कीन। इस पर देखो, इस कार्बन को चेक करो जो डबल बॉन्डेड है, दूसरे कार्बन को चेक करो जो डबल बॉन्डेड है। इस पे तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, जबकि इस पर एक H है और एक इथाइल ग्रुप है, तो इस पर अल्काइल ग्रुप की संख्या हो गई 1। अब आ जाओ इस रूल पर, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज मेजर। ये मोर अल्काइलेटेड एल्कीन है, तो मैं इसको बोलूंगा कि पहले वाला ब्यूटूइन इज मेजर, ब्यूटवानीन इज माइनर। ये मेजर एंड माइनर का फर्क रहेगा। आई होप कि वाली बात समझ आई होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरे पर आते हैं, इस वाली प्रॉब्लम पर आते हैं। यहां हमने 2 एल्कीन बनाए। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन जानने के लिए सिर्फ कुछ ना करो, डबल बॉन्डेड कार्बन को राउंड ऑफ कर दो, इन्हें हाईलाइट कर दिया। इस पर पहले पर डबल बॉन्डेड पर कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2। दूसरे पर कितना है? 1। तो टोटल अल्काइल ग्रुप की संख्या हो गई 3। ट्राई अल्काइलेटेड है। कंपैरिजन करना है दूसरे से, सेकंड वाले से। यहां इस कार्बन पर 0 अल्काइल ग्रुप हैं, दूसरे कार्बन पर अल्काइल ग्रुप 2 लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप की संख्या हो गई 2। दिस इज मोर अल्काइलेटेड, तो ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, इसको आप बोलोगे कि मेजर है। वही वाला रूल, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मेजर, सिट्जेफ रूल। तो अगर कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जब हम एलिमिनेशन कर रहे हों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हों, तो अगर एल्कीन 1 से ज्यादा बन रहे हैं तो मेजर एल्कीन कौन सा हमें लिखना है, उसके लिए ये हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं इस पर, जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो 2 लिखी हैं ए एंड बी प्रॉब्लम, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनके आईयूपीएससी नेम लिख करके आंसर करना है। इसका आईयूपीएससी नेम दोनों का, इन दोनों का आईयूपीएससी नेम लिख करके आंसर करना होगा। तो अब आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ। राइट मेजर प्रोडक्ट्स। अब मेजर की बात आ गई, अब आपको 2 या 2 से ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ मेजर लिखना है, रूल फॉलो करते हुए, सिट्जेफ रूल फॉलो करते हुए। राइट मेजर प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KOH। दूसरा अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर दो। मेजर प्रोडक्ट बताना है दोनों केसेस में। आंसर करके बताओ जल्दी से। तो इसको मैं समझा रहा हूं कि हमें कैसे करना है। इसको समझने के लिए आप Br तो हटाओगे ही हटाओगे,
Br के एडजेसेंट पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। आपने HBr हटा करके ये लिख दिया एक एल्कीन, डबल बॉन्ड लिखा, यहां पर डबल बॉन्ड एंड CH3, एक तो मिल गया ये कंपाउंड। साथ में मुझे क्या लिखना है, Br जब मैंने हटाया तो एक चांस ये भी है कि मैं यहां से H हटा दूं। जब मैं यहां से H हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड आएगा रिंग के बाहर, डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे चेक क्या करना है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा है, और उस मेजर के लिए मुझे क्या करना होगा, इन डबल बॉन्डेड कार्बन पर ध्यान, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है बस उन पर एल्काइल ग्रुप की संख्या देखो। पहले वाले डबल बॉन्डेड पर कितने लगे हैं एल्काइल, एक, दो, दो इस पर हो गए। दूसरे वाले पर एक तो हाइड्रोजन है, वो तो गिना नहीं जाएगा, ये एक एल्काइल, एक ग्रुप लगा है, दो और एक तीन, टोटल तीन एल्काइल ग्रुप हैं पहले वाले पर। ट्राई एल्काइलेटेड कंपेयर करना है दूसरे से, क्या चेक करूं मैं, डबल बॉन्डेड कार्बन चेक करूंगा। पहले वाले पर कितने एल्काइल ग्रुप हैं, इस पर 0, इस वाले पर एल्काइल ग्रुप कितने हैं, एल्काइल ग्रुप एक है, इधर इधर एक एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप अगर आए हैं तो दो आए हैं, तो दिस इज डाई एल्काइलेटेड, दिस इज ट्राई एल्काइलेटेड। रूल क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये वाला पहले वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, इसको बोलेंगे हम कि ये मेजर है। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लगी होगी। दूसरे पर आते हैं, यहां से हमने Br हटाया, पास वाले कार्बन से यहां से H हटा दिया, H हटाया तो एक प्रोडक्ट लिख दिया CH3, तो रह जाएगा अलग, डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पोजीशन पर 1। दूसरा क्या लिखेंगे, Br हटाएं, Br के पास वाले कार्बन से यहां से आप H हटाओ, जब आप H हटाओगे डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, लिख दो ये डबल बॉन्ड। जब आप ये डबल बॉन्ड लिख दोगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ CH3 ग्रुप आ गया। दो कंपाउंड मिले, ये दो एल्कीन हैं जिनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। अब हमें देखना है कि मोर एल्काइलेटेड कौन सा है, उसके लिए मुझे क्या करना है, इंडिकेट कर देना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल कितने हैं, एक तो यही लगा हुआ है बस, ये थोड़ी ही गिनेंगे, ये तो डबल बॉन्ड पे गिनना है ना, एक ही गिनेंगे, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इस वाले पर देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, काउंट करो, इधर एक एल्काइल ग्रुप तो ये हो गया, दो ये हो गए, एक ये है, एक ये है, दो, तो दो और एक तीन, ट्राई एल्काइलेटेड है, तो दिस इज मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, दिस एल्कीन मस्ट बी मेजर एल्कीन, इसको हम मेजर लिखेंगे। जो एल्कीन बनेगा वो मेजर एल्कीन मिलना चाहिए। इस तरह से हम इन प्रोडक्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एल्कीन बन रहे हों तो हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा लिखना है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप के ये बात आपको समझ आई होगी। तो मैं समझता हूं आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने दो प्रिपरेशंस पढ़ी हैं एल्कीन की, इलेबोरेट करके डिटेल के साथ। एक हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, उसके दो रिएक्शन थे, और हमने दूसरा पढ़ा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसे डिटेल से पढ़ा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमने सिडजेफ रूल पढ़ा। मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ये बात पढ़ते हुए हमने मेजर माइनर डिसाइड किया। और एल्कीन होते क्या है जनरल डिस्कशन पढ़ा, और जो एल्केन के बचे हुए रिएक्शंस थे वो आज हमने किए। तो इसको अच्छी तरह से लिख करके प्रैक्टिस करोगे, अगली क्लास जो होगी वो यहीं से एल्कीन की प्रिपरेशन से स्टार्ट होगी।